हेलो नमस्कार, वेलकम। कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार में। दोस्तों, लेकर के आगे हाजिर हो चुका हूं मैं आप लोगों के लिए एक नई कहानी, और नई कहानी जो आपको मदद करेगी पीएचडी, नेट और जेआरएफ की तैयारी में। हिंदी लिटरेचर में हम आप लोगों के लिए नया सेगमेंट शुरू किए हैं जिसमें हम कहानी के पार्ट लेकर के हाजिर होते रहते हैं, और आज उसी क्रम में एक नई कहानी आप लोगों के लिए लेकर के आया हुआ हूं। उस कहानी का नाम है आप लोगों के सामने। देखिए, कहानी है कानों में कंगना, और लिखा है इसे राधिका रमण प्रसाद सिंह ने। तो एक एक चीज को बड़े ध्यान से समझिए। इस कहानी को ऐसा पढ़ाऊंगा कि आपके दिमाग में छपती चली जाएगी। बड़ा ही प्यार से समझना। छोटी कहानी चंद मिनटों में खत्म हो जाएगी, लेकिन एक नंबर दिला जाएगी। अब बात करते हैं, ये जो कहानी है राधिका रमण प्रसाद जी की, कानों में कंगना। अब आप समझेंगे कि भाई ये जो कानों में कंगना है, हमने तो कंगना को हाथों में सुना, ये कानों में कंगना का क्या कॉन्सेप्ट है? तो इस कहानी में जो कानों में कंगना है, इसके बारे में राधिका रमण जी अपनी कहानी के, अगर हम बात करते हैं, कथानक में ही बताते हैं। कथानक में शुरुआत ये करते हैं तो, और क्या कहते हैं राधिका रमण जी? तो देखिए, एक चित्र है जिसमें लेडी दिखाई गई है और जिसने अपने कानों में कंगन पहन रखा है। ठीक है, कानों में क्या है? कंगना है, इसी से लिया गया है। राधिका रमण प्रसाद सिंह का। पहले इनके जरा कैरेक्टर के बारे में हम सुन लेते हैं। जितने भी यहां पर चरित्र हैं उन चरित्रों के बारे में जान लेते हैं कि कौन कौन से चरित्र, कौन कौन से पात्र हैं, उनके बारे में हम समझने का प्रयास करते हैं इस कहानी में। उससे ये कहानी समझने में हम लोगों के लिए हो जाएगी आसानी। ये जो कहानी आपको दिख रही, जो ये महिला दिख रही है आपको, कानों में कंगना पहन रखा है, इस महिला का नाम है किरण। ठीक है, इसका नाम क्या है? किरण है। अब चलते जरा शुरुआत करते हैं। ये है नरेंद्र। ठीक है, नरेंद्र कौन है? किरण के पति हैं, जिससे किरण की शादी होती है। और दूसरे नंबर पे ये बैठे हुए आप लोगों को दिख रहे होंगे, वेशभूषा से ही दिख रहे हैं, ये योगेश्वर। और ये योगेश्वर कौन है? योगेश्वर है नरेंद्र के गुरु तथा किरण के पिता। ये इनके गुरु है, जिससे ये नरेंद्र जो है योगेश्वर जी से शिक्षा लेने आता है। और आगे के बारे में बात कर लेते हैं पहले, फिर हम इस कहानी को बताएंगे। आगे देख लीजिए, अगला पात्र है, यहां पर है ये किरण, ये है नरेंद्र, और ये है योगेश्वर जो कि किरण के पिताजी हैं। ठीक है, यहां पर तीनों का कैरेक्टर आपके सामने आ गया। अब इसमें एक और है, नरेंद्र तो है ही है, साथ साथ में यहां पर है मोहन जो कि नरेंद्र का मित्र है, और एक है ये किन्नरी। ये किन्नरी है, अर्थात नाचने वाली, डांस करने वाली, नृत्य करने वाली। और ये है नरेंद्र बाबू, जो कि कहीं ना कहीं इनका संबंध इसके साथ में भी स्थापित हो जाता है। तो कहानी के बारे में शुरुआत करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो कहानी है कानों में कंगना, ये पहली बार जो है 1913 ईस्वी में, कब? 1913 में इंदु नामक पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। ठीक है, एक मार्मिक कहानी है। कहां प्रकाशित हुई थी? 1913 में इंदु पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। कहते हैं ये एक मार्मिक कहानी है। मर्म अर्थात हृदय, हृदय को झकझोर देने वाली कहानी है। मनुष्य के विवेक को जागृत करने वाले स्थलों को सूक्ष्म वर्णन करती है कि कहां कहां पर व्यक्ति को हमेशा ध्यान रखना चाहिए, प्रेम और वासना में भेद करना चाहिए। कहां प्रेम है और कहां वासना के अंदर हम लोलुप होकर के किसके तरफ खींचते चले जा रहे हैं, इसके भेद को भी बताने का प्रयास इस कहानी में किया जा रहा है। साथ में अगर हम बात करते हैं कानों में कंगना कहानी जो राधिका रमण सिंह के द्वारा लिखा गया है, तो बड़ा ही बेहद आकर्षक है, और अंत इसका थोड़ा सा दुख वाला भरा हुआ है। इसमें दुख ज्यादा है। कहानी के पात्र में अगर बात करते हैं, किरण जो कि मैंने आपको दिखाई दिया है, किरण कहानी की नायिका है तथा योगेश्वर की पुत्री है। नरेंद्र कौन है? नरेंद्र लेखक भी है, साथ साथ में क्या है? किरण एक लेखक है। ये साथ में क्या है? किरण का पति है, मतलब शादी हो जाती है। योगेश्वर नरेंद्र के गुरु भी हैं तथा किरण के पिता भी हैं। कानों में कंगना की कहानी की समीक्षकों अगर हम बात करते हैं, समीक्षा, कानों में कंगना की कहानी स्त्री की स्थिति स्वतः ही जागृत करती है कि क्या स्त्री की स्थिति है।
समाज में स्त्री की क्या स्थिति है उसके बारे में बताया जा रहा है। अब बात करते हैं, ये कहानी जो है पुरुषों के आकर्षण में खोए रहने की कमजोरी का चित्रण है, कि मतलब कहीं ना कहीं काम वासना के बस में आकर के व्यक्ति अपने राह से भटक जाता है, कमजोर इतना है व्यक्ति, उसके बारे में भी इस कहानी में थोड़ा सा बताया गया है। केंद्रीय पात्र मतलब जिसके ऊपर कहानी इर्द गिर्द घूमती है, वो कहानी घूमती है तो किसके? किरण के आसपास, जो कि इसकी नायिका है कहानी की। कहानी की शुरुआत कैसे होती है? नदी के किनारे किरण अटखेलियां कर रही है, मतलब नदी में नहा रही है, पानी के साथ में खेल रही है। उसी दौरान मिलन होता है, मतलब देखता है कौन? नरेंद्र देखता है किरण से। किरण वहां अपना जो है नहा रही थी और वहां पर नरेंद्र पहुंचता है। नरेंद्र देखता है कि किरण जो है उसने अपने कानों में क्या पहन रखा है? कंगन पहन रखा है। तो नरेंद्र किरण से पूछता है ये कानों में क्या है? तो किरण कहती है कानों में कंगना, कानों में कंगन पहन रखा। तो नरेंद्र कहता है कंगन को कानों में नहीं बल्कि हाथों में पहना जाता है। और नरेंद्र जो है किरण को हाथों में कंगन पहना देता है, जिसके कारण से कहीं ना कहीं दोनों के बीच में प्रेम उत्पन्न हो जाता है, एक दूसरे में प्रेम बढ़ने लग जाता है। ठीक है, अब वही प्रश्न पूछता है किरण तुम्हारे कानों में क्या है? किरण बताती है कि कानों में है कंगना। एक भोली भाली सी कन्या थी। किरण पर नरेंद्र जो है मोहित हो गया था, उसके सौंदर्य को, भोली भालीपन को देख करके मोहित हो गया था। और ऋषिकेश के पास एक सुंदर वन कुटी बना करके योगेश्वर रहते थे। योगेश्वर जो थे वो रहते थे। लेखक या नरेंद्र योगेश्वर के यहां अपने पिता की आज्ञा के अनुसार अपने सारे धर्म ग्रंथों को पढ़ने के लिए जाते थे। नरेंद्र जो है योगेश्वर के पास क्या करने आए थे? योगेश्वर के पास आए थे ये धर्म ग्रंथों को पढ़ने के लिए। और वहीं जो योगेश्वर की पत्नी थी किरण, उनको देख करके ये मोहित हो गया और उससे प्रेम हो जाता है। एक दिन वह किरण को बिठा करके कुछ पढ़ा रहे थे और नरेंद्र को देखते ही सहसा उठ खड़े हुए। एक दिन क्या हुआ, किरण को मतलब अपनी बेटी को योगेश्वर जी पढ़ा रहे थे, लेकिन नरेंद्र को देखते ही उठ खड़े हुए। ठीक है, अब क्या होगा वो बताता है, नरेंद्र बताता है कि मैं आपके मित्र का लड़का हूं, आपसे धर्म ग्रंथ पढ़ने आया हूं। उसके बदले वो धन भी देता है, लेकिन उस धन को देख करके योगेश्वर गुस्सा हो जाते हैं और मना कर देते हैं कि तुम जो है मेरे मित्र के पुत्र हो, इसलिए मैं आपसे धन नहीं ले सकता, आपको मैं फ्री में पढ़ाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये कहानी में आप देख रहे हैं। और दो तरफ, एक तरफ वो ज्ञान ले रहा है और दूसरे किरण के प्रेम में भी पड़ता जा रहा है। लेखक ने कंधों पर हाथ रख करके गदगद स्वर में बोले, नरेंद्र अब मैं चला, किरण तुम्हारे हवाले। और एक दिन क्या होता है, इनके प्रेम प्रसंगों को चुपके से कौन देख लेते हैं, पकड़ लेते हैं। देखो जरा स्टोरी में यहां पर क्या है ना, पीछे की साइड में चलते हैं तो आपको दिखता है ये योगेश्वर जी हैं। इन दोनों को आप देखो, इनका चेहरा थोड़ा सा लटका हुआ है, क्यों? और योगेश्वर जी इन दोनों को रंगे हाथ पकड़ लेते हैं। कहीं ये दोनों मिल रहे थे, इनको पकड़ लेते हैं। तो इनको पता है कि भाई मैं अकेला हूं, लड़की को बड़ा कर चुका हूं और शादी तो करनी है। तो ये जो है नरेंद्र के हाथ में किरण का हाथ दे करके चले जाते हैं और कहते हैं तुम खुश रहो, दोनों शादी अपना कर लो। ये दोनों शादी कर लेते हैं, साथ में रहने लग जाते हैं और योगेश्वर यहां से चले जाते हैं। तो वही वाली घटना है यहां पर। और यहां से ये चले जाते हैं कह करके कि अब आप दोनों साथ में रहो, और वो चले जाते। यह कह करके उन्होंने किरण का हाथ जो है नरेंद्र के हाथों में रख दिया और अश्रु भरे नैनों के साथ में वहां से विदा लेकर के चले गए। बात है थोड़ा सा आगे बढ़ती है कहानी। धीरे धीरे क्या होता है, एक छोटी सी लाइनें हैं, कहते हैं कि कंकरी जल में जाकर के कोई भी स्थायी विवर नहीं फोड़ सकती है। मतलब अगर हम देखें, छोटी सी कंकड़ी जो है हिला तो देती है, जल के स्तर में कहीं ना कहीं हलचल तो पैदा कर ही देती है। उसी तरीके से मनुष्य के भावनाएं भी जब किसी दूसरे के प्रति आकर्षित हो जाती हैं तो उसकी एकाग्रता को भी कहीं ना कहीं खंडित कर देती हैं।
कहते हैं क्षण भर जल का समतल भले ही उथल पुथल हो जाए, लेकिन इधर से उधर जल तरंग दौड़कर उसी छिद्र का नामो निशान भी नहीं रहता है, उसे भर देती है। जगत की भी यही चाल है। जैसे किसी पात्र में पानी भर करके जब आप उसमें कंकड़ मारते हैं तो उसमें लहरें तो पैदा होती हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि उसकी वजह से पूरा मटका टूट जाएगा। मटका तो बाहर से मारने पर टूटता है ना, या पात्र फूटता है बाहर से, अंदर कंकड़ी मारने पर क्या होता है, जल के स्तर में थोड़ा सा भिन्नता तो आती है, लेकिन फिर वहीं मिलकर के एक हो जाता है। तो मनुष्य को भी वैसे ही रहना चाहिए। यदि स्वर्ग से देखे तो देवेंद्र आकर के भी इस लोक में चलाचल में खड़े हों, फिर भी संसार देखते ही देखते उन्हें अपना बना लेगा। एक विवाहिता की परिधान और श्रृंगार में किरण और नरेंद्र को भी मोहित किया करती थी। मतलब गहने, सोना चांदी ये सब पहना करती थी। जो भी महिला का श्रृंगार था उसके माध्यम से क्या था, नरेंद्र मोहित होता रहता था। उनके प्यार में कोई कमी नहीं थी, दोनों का जीवन अच्छा चल रहा था। ठीक है, शादी हो जाती है, दोनों अच्छा जीवन बिता रहे थे। और इसी तरह से धीरे धीरे 2 वर्ष बीत गए। एक दिन क्या हुआ, नरेंद्र गया मोहन के घर, जो अभी दिखाया था, मोहन जो इनका मित्र था। वहां उसने देखा कि एक किन्नरी मिली, अर्थात नृत्य गायन करने वाली। उसको देखते ही को नरेंद्र मंत्र मुग्ध हो गया, मतलब उसके ऊपर लट्टू हो गया। और तभी से वह सब कुछ छोड़ करके किन्नरी के पीछे पीछे पागल सा हो गया। और उसके पीछे पीछे क्या है, वह रोज वहां नृत्य देखने जाने लग गया। नरेंद्र विवाह के पश्चात एक किन्नरी के ऊपर मोहित हो जाता है। इस तरह से फिर अगले 5 महीने बीत गए और इस दौरान किन्नरी के उपहार भेंट दिए। और उपहार में क्या देता था, जितने भी किरण के गहने थे, अर्थात अपनी पत्नी के जो भी गहने थे, वो सारे गहने बहाना बना करके या चोरी चोरी किन्नरी को दे देता था। सारे गहने जो है धीरे धीरे छीन लिए। अब देखो, आप इस चीज को समझना, नारी की सौंदर्यता कहीं ना कहीं उसके गहनों के साथ में जुड़ी रहती थी। अब उसके साथ में भी आप नहीं हो, उसके गहने भी छीन लेते जा रहे हो, तो कहीं ना कहीं किरण जो है वो अंदर अंदर मर रही थी। और इधर इसको बिल्कुल एहसास नहीं था, क्योंकि इसको प्रेम और काम के बीच में अंतर समझ में नहीं आ रहा था। जब उस किन्नरी को देने के लिए कुछ नहीं बचा तो नरेंद्र ने किरण से पूछा, कोई गहने बचे हैं? तो किरण क्या है, अपने बिस्तर पर लेटी हुई है, आंखों से आंसू गिर रहे हैं और सिर्फ वो बोलती कुछ नहीं है। जो उसने पल्लू से अपना कान ढक रखे थे, उन कानों में दोनों कंगन पहन करके फिर वो पल्लू खोल देती है कि जब सब कुछ ले जा चुके हो, इन गहनों को भी ले करके चले जाओ। तो इस समय तक केवल किरण के पास 2 कंगन ही बचे थे, जो उसे अपने कानों में पहन रखा था। उसने अपने कानों के कंगन को दिखाया और उस प्रथम पल की याद आ गई। उसी समय क्या है, नरेंद्र को याद आता है कि जब मैं पहली बार किरण से मिला था तो उस समय क्या है, उस समय भी इसने कानों में ही कंगन पहन रखा था। वो भोली सी सूरत उसके आंखों के सामने दोबारा से कौंध जाती है और उसे उसी पल एहसास होता है कि मेरी ये पत्नी है, इससे मैं प्रेम करता था और कहां मैं किन्नरी के पीछे जाकर के इसके सारे गहने गंवा दिए, इसके साथ में बिल्कुल मैं रहा नहीं। लेकिन इतना सब कुछ समझ आने के बाद तब तक देर हो चुका था, देर हो चुकी थी। क्यों? पश्चाताप के अलावा कुछ नहीं बचा। और किरण जो है, कहीं ना कहीं किरण ने अंतिम सांसें ले ली। कहते हैं कि इस कहानी को देख करके थोड़ा सा यहां पर हम शकुंतला और दुष्यंत की जो कहानी है उसका भी जिक्र देखने को मिलता है। दुष्यंत जानते ही हैं, राजा दुष्यंत और शकुंतला, जिनकी अंगूठी खो जाने की वजह से राजा दुष्यंत जो है भूल गए थे। कहते हैं ना, अभिज्ञान शाकुंतलम में जहां अंगूठी एकमात्र निशानी होती है कि अंगूठी को देख करके पहचानेंगे दुष्यंत जी कि ये मेरी पत्नी है, तो इसी तरह यहां पर भी कंगन को देख करके याद आ जाती है कि ये तो मेरी पत्नी है और मैं इसके साथ में अन्याय कर रहा था। इस बात की भनक लग गई और दुखित किरण इस दुनिया से चल बसी। जो कि इस कहानी की शुरुआत में किरण से नरेंद्र पूछता है, तुमने अपने कानों में कंगन क्यों पहन रखा है? तो किरण के मृत्यु के उपरांत नरेंद्र को आत्मग्लानि होती है और उसके पास पछताने के सिवा कुछ नहीं बचता है। मतलब कहें तो बहुत देर हो चुकी थी और उसे समझ में आता तो है, लेकिन उस समय करने के लिए कुछ नहीं है।
तो आई होप ये कहानी आप लोगों को पसंद भी आई होगी, समझ भी आई होगी, पात्रों के बारे में भी अच्छे से जानकारी हो गई होगी और आप भूलेंगे भी नहीं। इस कहानी को जितना हो सका मैंने छोटे से छोटा करने की कोशिश की है, साथ में इनके पात्रों को क्लियरली से आपके सामने प्रस्तुत किया है और इसका भाव क्या है वो भी बताने का प्रयास किए हैं। यहां से आपके एग्जाम में प्रश्न आते हैं और आप इस छोटी सी वीडियो को खुद भी देखें, अपने दोस्तों के साथ में साझा भी कर दीजिएगा। जो लोग भी तैयारी कर रहे हैं यूजीसी नेट, जेआरएफ या पीएचडी की, और मैं विश्वास दिलाता हूं यदि आप लिटरेचर विषय से तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपको 100% आपकी सफलता में एक पथ प्रदर्शक का काम करेगी। मिलेंगे ऐसे अन्य वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।